नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट पे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। साथ ही बात करेंगे तूल पकड़ चुके लेटरल एंट्री को लेकर मचे बवाल की। मामले में केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और सीधी भर्ती यानी कि लेटरल एंट्री से जुड़े विज्ञापन को रद्द करने के लिए कहा है। और देखिए, अजमेर सनसनीखेज ब्लैकमेल कांड के आरोपियों को कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। सीजेआई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि व्यवस्था में सुधार के लिए हम एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। बता दें कि डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स गठन किया गया है। इसमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी शामिल किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। बलात्कार और हत्या होने पर देश की अंतरात्मा नहीं जागनी चाहिए। यह केवल भयावह घटना नहीं बल्कि पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा की कमियों को उजागर करता है। सीजेआई ने कहा कि हम अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकती और सुरक्षित नहीं रह सकती तो हम उन्हें बुनियादी समानता से वंचित कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। माता पिता को शव देखने की इजाजत नहीं। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाई। कहा एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुई? हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस को घटनास्थल की सुरक्षा करनी चाहिए। आखिर 7,000 लोग वहां दाखिल कैसे हुए? कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि एक विकृत व्यक्ति है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पूछा कि आखिर प्रिंसिपल क्या कर रहे थे। 8 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन का फैसला। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की प्रशासन व्यवस्था को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की। सीजीआई की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने पूछा आखिर मामले के एफआईआर में इतनी देरी क्यों की गई। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। पूर्व प्रिंसिपल पर भी सख्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल रहे। बेंच ने इस मामले में पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जाहिर की। साथ ही केस में पुलिस जांच से लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका तक पर सवाल उठाए। कोर्ट ने मामले में 8 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया। इसमें एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन के अलावा कई और डॉक्टर का नाम शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की। जांच एजेंसी को गुरुवार तक यह जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि यह बताएं कि उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए हैं और जांच कहां तक पहुंची है। कोर्ट ने डॉक्टर से हड़ताल से वापस लेने का भी आह्वान किया है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बातें कही गई है और जो सुप्रीम कोर्ट से बातें निकल कर आई है, उसके बाद मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का 1 मिनट भी नैतिक अधिकार नहीं बचता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वही बातें दोहराई है जो हाई कोर्ट ने और जो पीड़िता के माँ बाप ने कही है। सबसे पहले
वहाँ की अस्पताल के प्रशासन ने इस पूरे जघन्य अपराध को सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया। उसके बाद घंटों तक माता पिता को रुकवा कर रखाया गया। फिर हमने देखा कि जब बॉडी हैंडओवर भी की गई तो उसमें क्रेमेशन में तो जल्दबाजी करवाई गई, परंतु एफआईआर करने में इतना लंबा समय और माता पिता को एफआईआर करनी पड़ी, जबकि प्रिंसिपल और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रोल इस मामले पर लीपापोती करने का था और उस प्रिंसिपल को किस प्रकार से प्रमोट भी किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता है। बेंच ने कहा कि महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। कहा कि आखिर ऐसे हालात में डॉक्टर कैसे काम करेंगे। हमने देखा है उनके लिए कई जगहों पर रेस्ट रूम तक नहीं होते। न्यायालय ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं। हमें काम करने की सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की रात को प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। अगले दिन सुबह उसका शव मिला था, जिसके बाद से डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल पुलिस से जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी। शीर्ष अदालत ने मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले से ही शामिल होने के तथ्य को महत्वपूर्ण रखते हुए स्वतः संज्ञान लिया। डॉक्टरों और उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत न्यायिक जांच का दायरा बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई। कोर्ट ने कहा कि यह घटना दुखद है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि इस घटना के बाद डॉक्टरों की स्थिति को लेकर नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। यह टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई से स्टेट्स रिपोर्ट भी तलब की। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक नेशनल टास्क फोर्स को बनाने का आदेश किया है और उसमें साथ ही साथ ये किया है कि जो जितने भी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स और आपके मीडिया पे पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, नाम वायरल हो रहे हैं, उनको हटाने का आदेश दिया है और साथ ही साथ जो है सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का ऑर्डर किया। उस पर उन्होंने क्लियर कट जो है प्रिंसिपल पे क्लियर कट उन्होंने बोला है कि क्या उस पर उनका काफ़ी तीखा सवाल था कि प्रिंसिपल को किस तरीके से अपॉइंट किया गया मैटर होने के बाद और एफआईआर में इतना डिले क्यों है, पहला एफआईआर पुलिस के द्वारा क्यों हुआ है। ये कई सारे ऑब्जर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं। पहले एफआईआर पे उस पे जी पहले एफआईआर जो है क्या बोलते हैं पुलिस पे है, तो उस पर काफ़ी सवाल था कि एफआईआर में इतना डिले क्यों था। एफआईआर उसके बाद जो है अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें कोई कैसे घुस जा रहा है। सो बहुत सारी चीज़ों पे सवाल हुआ और बीच में उन्होंने जितने भी मेडिकल एसोसिएशंस हैं उनसे सवाल अपना मांगा है कि सजेशन कि नेशनल टास्क फोर्स जो वो बनाए हैं उसमें जो है उन्होंने मांगा है। हाँ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो घटना होती है उसके बाद आप एक जगह से उस पर रादर देन एक्शन लेने के आप उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह आप अपॉइंट कर दे रहे हो। इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार की मिलीभगत है या सरकार का सपोर्ट। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। देश भर के डॉक्टर्स के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए सीजीआई ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें सभी डॉक्टरों की भागीदारी होगी। सीजीआई ने डॉक्टरों को कहा कि आप हम पर भरोसा करें। डॉक्टर्स की हड़ताल पर कहा इस बात को समझे कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। आप काम पर लौटें और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और पीड़िता के परिवार को अंधेरे में रखने से जुड़े आरोपों को लेकर भी सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि ये एक अपराध
का मामला नहीं है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में भी देर हुई। यह अस्पताल की जिम्मेदारी थी कि वह एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन देर रात एफआईआर दर्ज कराई गई। अस्पताल प्रबंधन इस मामले में आखिर कर क्या रहा था? अभिभावकों को भी पीड़िता का शव काफी देर बाद सौंपा गया। बता दें कि कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संदीप घोष को लेकर भी कई सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद डरावनी घटना है। प्रिंसिपल ने इस मामले को पहले सुसाइड बताने की कोशिश की। आखिर प्रिंसिपल कर क्या रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर इस मामले के बाद प्रिंसिपल की नियुक्ति दूसरी जगह कैसे कर दी गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लेटरल एंट्री को लेकर मामला तूल पकड़ चुका है, लिहाजा केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। मंत्री ने यूपीएससी की तरफ से सीधी भर्ती यानी कि लेटरल एंट्री से जुड़े विज्ञापन को रद्द करने के लिए कहा है। जितेंद्र सिंह ने चिट्ठी में कहा है कि सैद्धांतिक तौर पर सीधी भर्ती की अवधारणा का समर्थन 2005 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की तरफ से किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली की तरफ से की गई थी। देखिए रिपोर्ट। यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर बहस छिड़ने के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। यूपीएससी को लिखे पत्र में दिए गए तर्क। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने लैटरल एंट्री का सैद्धांतिक अनुमोदन किया था। 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में थी। इससे पहले और इसके बाद लैटरल एंट्री के कई हाई प्रोफाइल मामले रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, यूआईडीआई के नेतृत्व जैसे अहम पदों पर आरक्षण की नियुक्ति के बिना लैटरली एंट्री वालों को मौका दिया जाता रहा है। यह भी सर्वविदित है कि बदनाम हुए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य सुपर ब्यूरोक्रेसी चलाया करते थे, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को नियंत्रित किया करती थी। 2014 से पहले संविदा तरीके से लैटरल एंट्री वाली ज्यादातर भर्तियां होती थी, जबकि मोदी सरकार में यह प्रयास रहा है कि प्रक्रिया संस्थागत, खुली और पारदर्शी रहे। प्रधानमंत्री का मानना है कि विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संविधान में उल्लेखित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप लैटरली एंट्री की प्रक्रिया को सुसंगत बनाया जाए। क्यों लिखा गया ये फैसला? कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्र में कहा कि सरकार ने यह फैसला लैटरल एंट्री के व्यापक पूर्ण मूल्यांकन के तहत लिया है। इस पत्र में कहा गया है कि अधिकतर लैटरल एंट्रीज 2014 से पहले की गई हैं और इन्हें हेडॉक स्तर पर किया गया था। प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लैटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला? यूपीएससी ने लैटरल एंट्री के जरिए से केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में पदों पर संयुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसका कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने विरोध किया। विपक्ष का आरोप था कि इस ओबीसी, एसएससी और एसटी के आरक्षण को दरकिनार करता है। ये दलित आदिवासियों को ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये लोग सचिवालय में बैठे, ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे।
और लगातार जो है ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि समाज में जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, वो मिटे और मुख्य तौर पे जो गरीब बैक बेंचर है सोसाइटी में वो आगे आए। आप बताइए, पहली बार ऐसा हो रहा, बिना किसी परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण का मतलब क्या रह गया? ये तो साफ तौर पे साबित हो गया कि ये भाजपा के लोग, साथ में एनडीए के लोग आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। और कहीं भी आप देखिएगा इस तरह का काम नहीं हुआ। ये सरकार लगातार, हम लोग कई बार जो है आवाज़ उठाए, ये लोग जो है शेड्यूल 9 में जो है ये लोग डाल नहीं रहे। बिहार का जो आरक्षण हम लोगों ने दिया था 75%, तो उस पर भी कुछ नहीं कह रहे। तो ये पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है। और आप सबको पता है कि सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था और इसका हम लोग जमकर के विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पे ये चलेगा। लैटरल एंट्री वाला मामला हम लोग के संज्ञान में आया, उसी वक्त से मैंने लगातार अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज़ के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। लगभग पिछले 1.5-2 दिन से लगातार मैं खुद प्रधानमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय मेरे संपर्क में रहा। उन्होंने इस विषय से जुड़े हुए हर बिंदु पर मुझसे चर्चा करने का उन्होंने काम किया। समय समय पर जो दस्तावेज भी उनको मुहैया कराने की जरूरत पड़ी, पिछले 1.5-2 दिन में मैंने उनको तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भी मैंने भेजने का काम किया। बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान ही लैटरल एंट्री की अवधारणा को पहली बार पेश किया गया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका पुरजोर समर्थन किया था। एआरसी को भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। मोइली की अध्यक्षता में दूसरे एआरसी का गठन भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और नागरिक मित्रता को बढ़ाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण, नई ऊंचाइयों को छूना शीर्षक वाली अपनी 10वीं रिपोर्ट में आयोग ने सिविल सेवाओं के अंदर कार्मिक प्रबंधक में सुधारों की जरूरत पर जोर दिया है। इसकी एक प्रमुख सिफारिश यह है कि उच्च सरकारी पदों पर लैटरल एंट्री शुरू की जाए, जिसके लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होनी चाहिए। बता दें कि लैटरल भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं मिलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। इस पर विवाद बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि नौकरशाही में लैटरल एंट्री नई बात नहीं है। 1970 के दशक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान लैटरल एंट्री होती रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मोटेक सिंह आहलूवालिया भी ऐसी पहलों के प्रमुख उदाहरण हैं। बता दें कि लैटरल भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं मिलता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के अजमेर में सबसे बड़े ब्लैकमेल कांड के 6 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। बता दें कि कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन और सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी व सैयद जमीर हुसैन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी है। दरअसल अजमेर के एक गैंग ने 1992 में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली करीब 250 लड़कियों की नग्न तस्वीरें हासिल की, फिर उन्हें लीक करने की धमकी देकर 100 से अधिक छात्राओं के साथ गैंग रेप किया। देखिए रिपोर्ट।
अजमेर गैंगरेप ब्लैकमेल कांड का फैसला। सनसनीखेज कांड के सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास। दोषियों को 5-5 लाख का अर्थदंड। तकरीबन 100 छात्राओं पर किया था जुल्म। राजस्थान के अजमेर में सबसे बड़े ब्लैकमेल कांड के 6 आरोपियों को दोषी ठहरा दिया गया है। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट ने सजा सुनाई। बता दें कि कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नजीम उफ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल नगी व सैयद जमीर हुसैन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि अजमेर के एक गैंग ने 1992 में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली करीब 250 लड़कियों की नग्न तस्वीरें हासिल की, फिर उन्हें लीक करने की धमकी देकर 100 से अधिक छात्राओं के साथ गैंगरेप किया। गैंग के लोग स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को फार्म हाउस पर बुलाते थे, उनके साथ गैंगरेप करते थे। कई स्कूल तो अजमेर के जाने माने प्राइवेट स्कूल थे। एक अखबार ने जब इसका खुलासा किया तो मामला सामने आया। इन बच्चियों की उम्र उस समय 11 से 20 साल की हुआ करती थी। फिलहाल मामले में 4 आरोपी पूर्व में सजा काट चुके हैं। 1992 में 100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज छात्राओं के गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में 18 आरोपी थे। 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। बता दें कि क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक धार्मिक नगर सेवा संगठन से जुड़े लोग सब के सब सहम गए थे। ये कैसे हो गया, कौन है, किसके साथ हुआ, अब क्या करें, कैसे करें। वो जमाना भले ही सोशल मीडिया का नहीं था, लेकिन कानों कान हुई खुसुर पुसुर ने खबर को आग की तरह फैलाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाया था। आपको बता दें कि जिला पुलिस प्रशासन को यह अच्छी तरह पता चल गया था कि पीड़ितों के सामने आए बिना यदि किसी पर भी हाथ डाला जाए तो नगर की शांति और कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने का बड़ा जोखिम होगा, और यदि शांति और कानून व्यवस्था संभाल भी लेंगे तो क्या पता इसमें अजमेर के किन किन प्रभावशाली और प्रतिष्ठित परिवारों की बेटियां प्रभावित हो। नगर कौन कौन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी या उच्च पदस्थ राजनीतिक जनप्रतिनिधि तक इसके तार जुड़े हैं। लिहाजा बहुत ही सोच विचार के बाद स्थानीय जिला पुलिस प्रशासन ने तत्कालीन राजस्थान सरकार को स्थिति से अवगत कराया था। अखबार में स्कूली छात्राओं को अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने के कांड की पहली खबर प्रकाशित होने के लगभग 1 पखवाड़े बाद भी जिला पुलिस और प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। वहीं अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने मीटिंग कर शहर के बिगड़ते हाल और हालात को लेकर आपस में चर्चा शुरू कर दी और पीड़ितों को अभाव में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उचित मार्ग योजना शुरू कर दिया। वकीलों के शिष्टमंडल ने तत्कालीन जिला कलेक्टर से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में हुई वार्ता में रास्ता निकाला गया कि जिन भी आरोपितों को पहचाना जा चुका है उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाला जाए, जिससे जनता का गुस्सा शांत हो और माहौल सांप्रदायिक ना बने। इसी बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि जिला पुलिस प्रशासन को सबसे पहले अजमेर के युवा भाजपा नेता और पेशे से वकील वीर कुमार और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने फोटो उपलब्ध कराकर षड्यंत्र पूर्व हिंदू लड़कियों का मुस्लिम युवाओं द्वारा यौन शोषण किया जाने की सूचना दी थी। साथ ही यह भी मंशा दर्शाई कि यदि कानूनन अपराधी को नहीं पकड़ा गया तो हिंदू संगठन कानून अपने हाथ में लेने से नहीं चूकेगा। बता दें कि अजमेर ब्लैकमेल कांड जिला अदालत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पास्को कोर्ट के बीच घूमता रहा। शुरुआत में 17 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए, लेकिन बाद में ज्यादातर गवाही देने से मुकर गई।
1998 में अजमेर की एक कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी चारों दोषियों की सजा घटाकर 10 साल कर दिया। इनमें मोइजुल्ला उर्फ पुतिन इलाहाबादी, इशरत अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ माराडोना शामिल था। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया, जिसने खुद को दिमागी तौर पर पागल घोषित करवा लिया था। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सजा घटाते हुए कहा कि वो जेल में पश्चाताप समेत सजा काट चुका है। साल 2012 में सरेंडर करने वाला सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में रहा और जमानत पर रिहा हो गया। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई थी। वहीं एक आरोपी अलमास महाराज, जो पूर्व कांग्रेस विधायक था, करीबी रिश्तेदार है, वह पकड़ा ही नहीं जा सका। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।